जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी जिन मुस्लिम बहुल इलाकों के कारण बंगाल में बड़ी जीत हासिल किया करती थी, जो उनकी कुर्सी का मजबूत आधार हुआ करते थे, आज उन्हीं मुस्लिम इलाकों में हालात बदल गए हैं और ममता बनर्जी के लिए चुनौतियां कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। ममता बनर्जी की पार्टी ने टीएमसी ने पिछली बार इन 4-5 इलाकों में, जहां पर मुसलमानों की आबादी काफी ज्यादा है, 4-5 जिलों में वहां की 85 सीटों में से 75 सीटें हासिल की थी। यानी कि सबका सुपड़ा साफ कर दिया था। अब कोई इक्का दुक्का ले गया, कोई निर्दलीय ले गया, या कोई इनके जो सहयोगी पार्टी थी उस वक्त इंडियन सेक्युलर फ्रंट, वो ले गई, लेकिन बाकी सबके सब ममता बनर्जी के खेमे में गया, क्योंकि ध्रुवीकरण हुआ था। लेकिन आज ममता बनर्जी को यह भरोसा नहीं है कि वो 75 सीटें भी इन्हें मिल सकती हैं या नहीं। भले ही इन्होंने ईद से शुरुआत की और अपने कैंपेन की शुरुआत की, यहाँ नवरात्रि के मौके पर ये ईद मनाने पहुंच गई, लेकिन उसका भी इन्हें ज्यादा फायदा होता नहीं दिख रहा है। और इसकी दो वजह हैं। एक, वहां के बदलते समीकरण, वहां पर बनती नई पार्टियां, हुमायूं कबीर, असदुद्दीन ओवैसी, और दूसरा एसआईआर से बदलते हुए हालात। एसआईआर का असर सिर्फ वोटर लिस्ट साफ करने तक नहीं रह गया है। इस वक्त वहां चल क्या रहा है, वहां के लोग कह क्या रहे हैं, और कैसे घुसपैठियों की मुसीबत बढ़ी है कि अब जो 60 लाख नाम फंसे हुए हैं, उसमें उनका नाम आना, और उसके बाद भी नाम नहीं आया तो उसके बाद क्या होगा, और कैसे अब टीएमसी ने उनका साथ छोड़ दिया है। ये सारी चीजें जो हैं, ये अब पिछले 2-3 महीने से बिल्कुल बदली हुई है। इन सब पर बात करेंगे कि क्या इस वक्त एसआईआर के मामले में चल रहा है। एसआईआर की 60 लाख नाम में से 28 लाख नामों पर लगभग फैसला हो गया है। नई एक सप्लीमेंट्री लिस्ट आने वाली है, लेकिन क्या मौजूदा स्थितियां हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन पर बात कर लेते हैं कि दोनों ने गठबंधन की घोषणा कर दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने हुमायूं कबीर के साथ वो गठबंधन कर रहे हैं। इसमें फिलहाल इंडियन सेक्युलर फ्रंट नहीं है, क्योंकि उसकी बातचीत चल रही है कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। लेकिन ममता बनर्जी परेशान इसलिए है क्योंकि पिछली बार इंडियन सेक्युलर फ्रंट, फुरफुरा शरीफ वाला, वो ममता बनर्जी के साथ था, तो ममता बनर्जी को फुल सपोर्ट मिल गया था। हुमायूं कबीर तो इन्हीं के पार्टी में थे। लेकिन इस बार ममता बनर्जी के पास चुनौतियां ढेर है। और मैं सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाकों की बात कर रही हूँ, ये सब जो बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, जहां पर 60%, 50%, 40% तक मुस्लिम आबादी, मुर्शिदाबाद जैसी जगह पर तो 70% मुस्लिम आबादी है, और इनमें अधिकतर तो घुसपैठिए ही है। तो ममता बनर्जी यहाँ पर एक छत्र राज किया करती थी, पर इस बार ऐसा नहीं है। ओवैसी और हुमायूं कबीर का गठबंधन हो चुका है, इसकी घोषणा हो चुकी है। और हुमायूं कबीर तो पहले ही 15 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुके हैं, 182 पर उन्हें अभी उतारने हैं। फाइनल हो रहा है कितनी सीटें असदुद्दीन ओवैसी को दी जाएंगी, अभी इसके बारे में जानकारी नहीं दी है, लेकिन दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी का मन तो पहले ही बड़ा हुआ है, मनोबल बड़ा हुआ है बिहार के बाद, क्योंकि 2-2 बार उन्होंने 4-5 सीटें वहां पर जीत ली। अब उन्हें लगता है कि बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी उनकी पार्टी को कुछ सफलता मिली थी, बीएमसी में, तो उन्हें लगता है कि यहाँ भी कुछ सफलता मिल गई, 3-4 सीटें मिल गई तो पार्टी के बारे न्यारे हो जाएंगे। हम तो कुछ परसेंट के साथ तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने की तरफ भी कोशिश करेंगे। तो यहाँ वो इस मकसद के साथ कूद रही है कि मुस्लिम बहुल इलाके सिर्फ उनके टारगेट में है कि यहाँ चुनाव लड़ना है, यहीं जीतना है, बाकी से उनको मतलब नहीं है। कुछ एक सीटें हासिल हो जाए और बाकी जगह ममता बनर्जी के वोट कटे तो कटे, उन्हें क्या। हुमायूं कबीर का भी यही मकसद है कि कुछ इतनी सीटें हासिल कर ले 85 में से, ताकि अगर जरूरत पड़े तो फिर वो किंग मेकर भी बन सके, या फिर किसी का साथ देकर कुछ एक मंत्री पद पा सके, जो ममता बनर्जी की सरकार में तो बड़ा मुश्किल उनके लिए स्थिति थी आगे बढ़ पाना वहां पर। और इनका फोकस देखिए मुर्शिदाबाद पर तो है ही, मुर्शिदाबाद जिले में अकेले 22 सीटें हैं। और यहाँ पर ममता बनर्जी ने जिनका टिकट छीना है, क्योंकि ममता बनर्जी ने इस बार 74 विधायकों को टिकट नहीं दिया है, बदले हैं, जो मौजूदा विधायक थे उनको नहीं दिया है। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी के नेताओं को ही टिकट दे दिया है, जिन्हें ममता बनर्जी ने नहीं दिया था, हुमायूं कबीर ने उन्हें दे दिया है। यानी ये देखिए, वो हुमायूं कबीर के लिए बिल्कुल नई लीडरशिप है, उनके लिए नए नए नेता खोजना एक चुनौती है। तो जो ममता बनर्जी के नेता है, टीएमसी के नेता है, वो पहले से ही पके पकाए और सेटल्ड नेता है। आपने उनको टिकट देना है, वो अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। तो ये ममता बनर्जी के नेताओं को जो वहां से बागी हैं, अब ये विरोधी नेता हो गए ममता बनर्जी के, उनको मिल गया है हुमायूं कबीर का सहारा।
तो ये जो पूरे इलाके हैं, यहाँ ममता बनर्जी के लिए इस वक्त एक छत्र राज करना बड़ा मुश्किल है। ये कोशिश कर रही है कि बीजेपी के नाम पर डराया जाए। बीजेपी, पीएम मोदी का नाम लिया था इन्होंने ईद में कि बीजेपी की वजह से आपके वोट कट रहे हैं, आपके नाम कट रहे हैं, एसआईआर में आपसे वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है, कल को आपको निकाल दिया जाएगा यहाँ से। तरह तरह से डराने की कोशिश में है कि मैं ही बचा सकती हूँ तुम्हें, तो मुझे वोट दो। लेकिन जैसा कि इस वक्त मुसलमानों का पैटर्न देखने को मिल रहा है, चाहे वो बिहार हो या महाराष्ट्र हो, कि अब सिर्फ ये नहीं देखा जा रहा है कि बीजेपी को कौन हरा सकता है, क्योंकि कई बार स्थिति ऐसी बनती है कि बीजेपी को आप हरा नहीं सकते, आपको वोट दे देते हैं, बेकार जाता है। आपके जो नेता होते हैं वो भी नहीं जीत पाते हैं, या होते भी हैं जीत भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको दोनों तरफ बैलेंस करना पड़ता है। कुछ हिंदुओं को भी बैलेंस करना पड़ता है, या कुछ हिंदुओं की जातियों को बैलेंस करना पड़ता है, जैसे कि यादवों के साथ है, यादव और मुसलमानों का अगर मामला हो तो वहां फिर संकट पैदा हो जाता है राजद के लिए। तो ये स्थिति यहाँ भी है कि ममता बनर्जी जीतेंगी या नहीं जीतेंगी। अगर आप जीत नहीं सकते तो हम क्यों ना उसको वोट दें जो कि इनकी तरह से शुद्ध मुस्लिम उम्मीदवार है, जो चंडी पाठ जिसको नहीं करना है, जिसको हिंदू वोटों से मतलब नहीं है, जिसको सिर्फ जो दिखते पूरे मुसलमान हैं, जो बातें उनकी करते हैं, जो भाषाई रूप से उन्हें लगता है कि हमारे नजदीक हैं और धार्मिक रूप से हमारे नजदीक है, तो वो उनको वोट देना चाहते हैं। यही देखा गया है बिहार, महाराष्ट्र में, बंगाल में स्थिति ये बन सकती है। और यही बात ममता बनर्जी के लिए टेंशन वाली है। तो हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की जोड़ी और इस बार उनका आईएसएफ से अलग होना ममता बनर्जी के वोट में बहुत बड़ी सेंध लगा सकता है। ये तो तय है कि जितनी मिली थी उतनी तो नहीं मिलेंगी इन्हें इस बार, और जो मिलेंगी वो भी किस तरह से मिल पाएंगी, क्योंकि वोट कटने की बहुत अधिक संभावना है। और हुमायूं कबीर ने तो ममता बनर्जी की अपनी सीट को भी नहीं छोड़ा, भवानीपुर से उन्होंने पूनम बेगम को उतारा है। अब यहाँ देखिए टेंशन क्या है ममता बनर्जी के लिए कि यहाँ एक तो शुभेंदु अधिकारी आ गए घेराबंदी करने, अब पूनम बेगम कुछ तो काटेंगी। वहां पर भी ठीक ठाक मुस्लिम आबादी है, ममता बनर्जी के लिए इसलिए सीट चुनी गई थी। तो पूनम बेगम आएंगी, 2000, 3000, 4000 कुछ तो वोट उन्हें मिलेगा प्रचार करने। तो हुमायूं कबीर भी आएंगे यहाँ पर। और पिछली बार जब ममता बनर्जी 58,000 वोटों से जीती थी, तो ममता बनर्जी जीती हुई पार्टी की नेता थी, एक तरह से मुख्यमंत्री थी, क्योंकि उन्होंने उपचुनाव लड़ा था, उनकी पार्टी जीत चुकी थी, सबको पता था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगी, ये जीतेंगी ही। तो इसीलिए एक तरफा वोट मिल जाता है, सामने वाली पार्टी भी, यानी कि बीजेपी जो सामने थी वो इतनी ताकत नहीं लगाती कि अब तो चुनाव ही हार गए भाई, अब ममता बनर्जी को क्या यहाँ पे हराना, एक बार तो हरा भी चुके उन्हें नंदीग्राम में। तो इन्होंने इस अनुकूल स्थिति में चुनाव लड़ा था, 58,000 मतों से जीती थी। लेकिन इस बार पहले तो वोटर लिस्ट में 47,000 नाम कट गए, और इस बार वो एक विधायक के तौर पर लड़ रही है। अब वो जीतेंगी या नहीं जीतेंगी, उनकी पार्टी सत्ता में आएगी या नहीं, इस पर भी संशय बना हुआ है। फिर देखिए अब एसआईआर के बाद इन इलाकों में हो क्या रहा है, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दक्षिण 24 परगना, ये दिनाजपुर, इन इलाकों में क्या स्थिति है। देखिए एसआईआर से पहले तो जो लिस्ट आ गई, लेकिन जो उनके नाम फंसे हैं, मुर्शिदाबाद में 11 लाख नाम, मालदा में 8 लाख नाम, उत्तर दक्षिण 24 परगना में लगभग 5 लाख नाम, इनके है 5 से 6 लाख के बीच में नाम है, 5,80,000, 5,22,000, और इसके अलावा दिनाजपुर में है 4,80,000 नाम। ये सब स्क्रूटनी चल रही है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में। और इसके अलावा जो एसआईआर की सूची है उसमें नाम पहले ही कट चुके हैं, लाखों लाख नाम कटे हैं। तो इसमें अगर एसआईआर की सूची में भी कट जाएंगे तो इससे तो और हालत खराब होगी, इनके 11-12 लाख नाम कट सकते हैं आराम से, कुछ एक जिले के अंदर ही कट सकते हैं। तो इसीलिए इनकी ये परेशानी है वहां पर कि नाम कटने से पहले तो वोटर लिस्ट की मैनिपुलेशन का वहां पर आपके पास चांस नहीं है। दूसरा, वहां पर जो अभी लोग हैं उनके बीच क्या चल रहा है, यहाँ पर अब आपका नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में है तो आपको चक्कर तो लगाने पड़ेंगे, हियरिंग के लिए जाना पड़ेगा, और अगर उसमें भी नाम नहीं आता है तो आपको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको वहां रहना जरूरी है। तो वहां पर मौजूद लोग जो मीडिया को बता रहे हैं, इन इलाकों में अधिकतर जो है मुस्लिम आबादी है, तो उनका कहना है कि अभी फिलहाल तो टीएमसी ने हमारा साथ छोड़ दिया, अभी तक तो इनके बीएलए जो थे वो हमारे साथ लगे हुए थे, हमारे लिए कैंप लगाया था, फिर हियरिंग में भी हमारे साथ जा रहे थे, लेकिन जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से चुनाव के काम में लग गए हैं। अब देखिए तो स्वाभाविक है कि कोई भी पार्टी के अब सीमित ही वहां पर कार्यकर्ता होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हर जगह आपके कार्यकर्ताओं की भरमार है कि आपने कुछ भेज दिए इनके साथ, कुछ लगा दिए चुनावी ड्यूटी में। क्योंकि ममता बनर्जी के लिए ये बहुत ही अहम चुनाव है, तो उन्हें अपनी पूरी ताकत झोंकनी है, वो अपने कुछ नेताओं को एसआईआर के काम में नहीं छोड़ सकती हैं।
तो अब जो एक संरक्षण मिला हुआ था टीएमसी की तरफ से कि हम डलवा देंगे वोटर लिस्ट में नाम, यानी कि हम पीछे से लगे पड़े हैं, कोर्ट में भी चले जाएंगे, वकील भी दिलवा देंगे, अब नहीं हो पा रहा है। तो वहां के लोगों का भी ये है कि टीएमसी अब साथ नहीं दे रही है और हमारे अकेले के लिए मुश्किल हो रहा है कि हम हियरिंग में जाए, ट्रिब्यूनल में जाए, कितने दिन चक्कर लगाए। क्योंकि देखिए कुछ तो ऐसे हैं जो कि माइग्रेंट्स हैं, यानी कि वो काम कहीं और करते हैं, दिल्ली, मुंबई, उड़ीसा में काम करते हैं, अब वो यहाँ पर है। कुछ कुछ तो जनवरी से बैठे हुए हैं यहाँ पर कि एसआईआर में नाम डलवाएंगे, फिर एसआईआर में नाम नहीं आया वोटर लिस्ट में, मुझे चला गया लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में, तो वहां के लिए बैठे हुए हैं कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज की हियरिंग में जाना है। अब उसमें भी नहीं आएगा तो ट्रिब्यूनल में जाना है। तो उनका ये कहना है कि हम कब तक रहें। पहले तो देखिए होता क्या था, पहले तो वोटर लिस्ट में नाम होता था तो क्या चुनाव के समय भर भर के लाया जाता था, अच्छा दिल्ली से भर लाए, मुंबई से भर लाए, फलाना जगह से भर लाए और आकर वोट डालना है। और मैनिपुलेशन यही होता था कि फर्जी वोट भी डालते थे, जो मृतक है या जो पलायन कर चुका है, अज्ञात है, उसकी जगह भी किसी ने वोट डाल दिया, अब चाहे पहचान बदल के, बुर्का पहनकर किसी तरह से वोट डाल दिया। तो भर भर कर लाया जाता था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है भाई, वोट डालो, इधर उधर से आओ। लेकिन अब क्या है कि अब वो पहले से ही छुट्टी पर बैठे हैं यहाँ पर ताकि वोटर लिस्ट में नाम आए। उनका मकसद है वोटर कार्ड बनाना। अब मकसद वोट डाल पाए ना डाल पाए, वोटर कार्ड बनाना मकसद है, क्योंकि उससे सीधे सीधे उनकी नौकरी पर असर पड़ेगा। क्योंकि आप किसी दूसरे राज्य में जाएंगे काम करने, आपको कुछ तो अपना पहचान पत्र देना पड़ता है, इसमें वोटर आईडी काम आता है। जिसका वोटर आईडी कैंसिल हो जाएगा उसका आधार कार्ड कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि लिंक होते हो, ये आगे चल के लिंक होंगे और कई मामलों में जुड़े भी होते हैं। तो आप वहां पर फिर नौकरी कैसे मिलेगी, पुलिस की वेरिफिकेशन होगी तो फंस जाओगे। तो उनका मकसद है कि कैसे भी करके यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड बन जाए, फिर चुनाव के समय आए ना आए देखा जाएगा। क्योंकि कई अपना नाम डलवा के चले गए नौकरी के लिए, नौकरी से छुट्टी लेके आए थे और चले गए, अब दोबारा छुट्टी लेके आनी पड़ेगी वोट डालना है तो। और कोई बंगाल का रास्ता उड़ीसा से तो ठीक है, लेकिन दिल्ली मुंबई से कोई एक दिन की बात नहीं है और वो कोई हवाई जहाज से नहीं आ सकते हैं, ट्रेनों से आते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए भी कि वो आ पाए यहाँ पर वोट डालने दोबारा। और ये सब वही इलाके हैं घुसपैठियों वाले, और डर इन्हीं को सबसे ज्यादा है। देखिए भारत के मुसलमान को जो सालों साल से रह रहा है उसको क्या डर होगा, जो 47 में गया नहीं, जो यही था, उसको तो जब से चुनाव हो रहे हैं तब से वोटर लिस्ट में उसका नाम होगा, उसके माता पिता का, पिछली पीढ़ियों का नाम होगा। भारत के अपने मुसलमान को जो 47 से यहाँ है उसको तो दिक्कत ही नहीं है कोई। दिक्कत उनको है जो यहाँ बाद में आए हैं बांग्लादेश से। वो बांग्लादेश से आए, यहाँ पर जैसे तैसे करके वोटर आईडी कार्ड ये सब चीजें बनाए। ममता बनर्जी और वामपंथी सरकारों ने इनकी मदद की, कांग्रेस की सरकारों ने मदद की। आज ये लोग दावे से कहते हैं खूंटा गाड़ के कि हम तो जी यहीं के हैं, आपको खोजने बैठे तो बाप दादा मिलेंगे बांग्लादेश में। इसीलिए इनका दिमाग खराब ज्यादा हो रहा है, परेशानी बढ़ रही है। तो ये अब इनके लिए दिक्कत यही है कि कितने दिन बंगाल में बैठे, चुनाव तो होगा 23 अप्रैल, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को। तो ममता बनर्जी के अब ये जो इनके कार्यकर्ता एकजुट करके लाया करते थे भीड़ को, अब वो मिलना मुश्किल हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। तो स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी है, फर्जी वोट हट गए, मृतक वोट हट गए, और जो वहां पर है अब उनमें से कितनों का नाम इस लिस्ट में आता है। क्योंकि देखिए 28 लाख लोग अभी हुए हैं और इनकी सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी होगी, जल्दी जारी होगी। उसमें जिसका नाम नहीं होगा फिर वो ट्रिब्यूनल जाएगा। अब फैसला देखिए, आपको ये सब कर लेना है 23 अप्रैल तक नॉर्थ इलाके में, और ज्यादातर तो साउथ वाला जो है उसमें ज्यादा मामला फंसा हुआ है, उसका तो 29 अप्रैल तक है। तो प्रक्रिया तो होती रहेगी, चुनाव आयोग तो दे देगा सप्लीमेंट्री लिस्ट करके। ये 60 लाख तो अभी हो जाएंगे अप्रैल की शुरुआत में ही, लेकिन ट्रिब्यूनल में मामला कब तक चलता है, ये बात है कि ट्रिब्यूनल में मामला चुनाव होने तक अंतिम पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, आपका नाम जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है। नहीं जुड़ता है तो वोट नहीं दे पाएंगे। अब यहाँ से क्या हटेगा, कितना जुड़ेगा, कब तक जुड़ेगा, कितने लोग यहाँ पर रहेंगे तब तक, तो ये ममता बनर्जी की टेंशन इसमें बड़ी है। ऊपर से फिर हुमायूं कबीर तो साथ में है, तो ये पूरा चक्रव्यूह बन गया है ममता बनर्जी के खिलाफ। नॉर्थ बंगाल तो अलग ही है, उसका ममता बनर्जी अपना वहां अलग चुनौतियां हैं, वहां बीजेपी से भी चुनौती मिल रही है, और साउथ बंगाल में जो इनकी चुनौतियां हैं, जो परेशानियां हैं, उसका ममता बनर्जी को कोई हल नहीं दिख रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।